माननीय सदस्य बांसुरी स्वराज जी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। मैं इन तीनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दोनों बिल्स का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। महोदया, हमारी संस्कृति तो वो है जो अर्धनारीश्वर को पूजती है। भारत की संस्कृति वो है जहां पर लैंगिक समानता एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो वो है जो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। हमारे यहाँ तो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना करी जाती है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल और ब्रह्मा जी का कमंडल, यानी तीनों त्रिदेवों की शक्ति अगर समाहित करना हो तो वो केवल और केवल माँ दुर्गा ही कर सकती है। ये स्तर है नारियों का हमारी संस्कृति में। लेकिन कहीं ना कहीं आक्रांता आए और हमारी संस्कृति का अपभ्रंश हुआ। जहां सम्मान हमारी संस्कृति है, वहीं महोदया नारियों का सशक्तिकरण करना हमारा कर्तव्य है। आज यहां पर टीएमसी की एक संसद सदस्य ने कहा इक्वालिटी इज बाय बर्थ। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि पुरुष और स्त्री को एक समान तो ईश्वर ने ही बनाकर भेजा है। पर उन्होंने ये भी कहा कि इक्वालिटी कैन नॉट बी गिवन बाय पॉलिटिकल एक्सरसाइज। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। महिला आरक्षण की आवश्यकता क्या है, ये मैं कुछ आंकड़े देकर इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगी। आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में, खास करके महिलाएं जो भारत की बेटियां हैं, वो अपना परचम लहरा रही हैं। वो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाएं तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया, तो वहां पर 27.6% है। मैं तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सदन में उन सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने 27 बरस पुराना विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत बनाया, उसको पारित करा। पर महोदया, मुझे अचंबा है कि मेरे विपक्ष के साथी जिन्होंने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित तो कर दिया, उसे कानून तो बना दिया, आज वो इसे 2029 में लागू करने के लिए अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों अपने हाथ खींच रहे हैं? कल मैंने एक वीडियो देखी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जारी करी थी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूं, ये जो संशोधन आया है, ये वचन पूर्ति के लिए आया है। इस पूरे सदन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, इस देश की मातृ शक्ति से ये वचन करा था कि हम इस कानून को 2029 से ही लागू कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव। मैंने याद कराना चाहती हूँ, पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है। ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। और महोदया, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। दल और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर, इस सदन की जिम्मेदारी है कि हम इस संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें। विपक्ष के कुछ साथियों ने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स रखे हैं, कुछ ऐसे कटाक्ष रखे हैं, जिन्हें मैं यहां बहुत विनम्रता से उनका जवाब देना चाहूंगी, उन संशयों का।
और ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उन पर उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा। माननीय उपनेता सदन ने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूं कि 40 बरस से इस देश की बेटियां प्रतीक्षा कर रही थी नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। मैं फिर पूछना चाहती, बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा टाइमिंग की बात करी, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी। मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? और रही बात इलेक्शन की, महोदय, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर ये है कि यहां तो चुनाव हमेशा रहते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूं। मुझे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए एज अ सांसद। जून में 2 साल में कंप्लीट करूंगी, लेकिन बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें योगदान करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए चुनाव तो यहां चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव बहाना नहीं बन सकता हमारे देश की मातृशक्ति का हक मारने के लिए। अखिलेश जी ने विचार परिवार की भी बात करी। मैं शायद वो इस बात से अवगत नहीं है, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय सेविका समिति की ही एक कार्यकर्ता हूं। पिछले 90 वर्षों से राष्ट्रीय सेविका समिति संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश की सेवा कर रही है। महोदया, एक भय, एक भ्रम बना दिया गया है डीलिमिटेशन को। मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं हमारे विपक्ष के साथियों को, डीलिमिटेशन यानी परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीजेपी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उन्हीं के रचित कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान है, ये मैकेनिज्म है जहां पर डीलिमिटेशन अनिवार्य है। पर महोदया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मंजिल है, परिसीमन केवल और केवल राह है। आप राह और मंजिल में कंफ्यूज मत होइए। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द रोड एंड द डेस्टिनेशन। डीलिमिटेशन इज ओनली द रोड, इट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द वुमेन रिजर्वेशन which is the destination, and it is high time that we complete that journey to that destination. एक और बात कही गई, यहां पर बोला गया कि 543 में क्यों नहीं लगा देते, और मैं हैरान हुई जब एक महिला सांसद ने यह कह दिया कि आप परिसीमन करके सीटें बढ़ा रहे हैं, यह तो शोविनिज्म है। शोविनिज्म का आरोप लगाते हुए ये भूल गए कि 543 सीटें पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। वो भूल गई कि इन 543 में आज भी 74 पर हम नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। महिला सांसद भी हैं इस सदन में। आप रिजर्वेशन को एब्स्ट्रैक्ट में लागू नहीं कर सकते। आपको रिजर्वेशन को आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही करना पड़ेगा, और इसीलिए परिसीमन आवश्यक है, सीटों की बढ़ोतरी आवश्यक है। कई लोगों ने पूछा कि आप 543 में ही क्यों नहीं लागू कर देते। मैं याद कराना चाहती हूं कि ये जो अभी कॉम्पोजिशन है 543 सीटों की, ये 1971 के बेसिस से, उनके सेंसस के बेसिस पे है। तब भारत की पॉपुलेशन वाज ओनली 51.4 करोड़। आज भारत की पॉपुलेशन 3 दुगनी हो गई है। हम आज 140 करोड़ का देश है। महोदया, ये सदन अनर्थ करेगा अगर महिला सशक्तिकरण की केवल बात करता है और महिला आरक्षण पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए इंप्लीमेंट नहीं करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यह अनिवार्य है कि परिसीमन हो और
सीटें बढ़ाई जाए। 74 से 273 तक का ये जो सफर है, ये केवल मातृशक्ति के उत्थान के लिए नहीं, ये इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए, इस राष्ट्र में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए। एक और बोली गई बात, यहां पर उन्होंने कहा कि आप जनगणना नहीं करना चाहते। मैं पुनः याद कराना चाहूंगी, आज सुबह ही माननीय गृह मंत्री ने रिकॉर्ड पे बोला है जनगणना की प्रक्रिया चालू हो गई है, उसमें कास्ट सेंसस केंद्र सरकार करवा रही है। लेकिन महोदय, ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को आधार तो क्या मिला, विरोधियों का आधार ही खिसक गया है। महिलाओं का अधिकार से अगर आपका आधार खिसकता है तो ये आपका राजनीतिक अवसरवाद है। पर मैं आज करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी विपक्ष के सभी साथियों से कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉल्यूशन इस विधेयक में, इस बिल में बनाया गया है, जहां पर यह सुनिश्चित करा गया है कि जो टेरिटोरियल ज्योग्राफी है वो तो 2011 के सेंसस के बेसिस पे करी जाए, लेकिन जो सीटों की बढ़ोतरी है उसमें किसी भी मैं पुनः कहती हूं, किसी भी राज्य का हक ना मारा जाए। अरे आज तो सदन में खड़े होकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी तक दे दी, और हमसे पूछिए, हम आपको बताना चाहते हैं, मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में चुनाव है, इसलिए वहां के नेता चुनावी स्वार्थ में, राजनीतिक स्वार्थ में इस देश को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महोदय, आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये जो उनका प्रयास है ये असफल होगा, और जिस संगत में वो बैठे हैं वहां पर केवल हार का चिट्ठा लिखा जाता है। जो भी व्यक्ति इस विधेयक का और इस संशोधन का विरोध कर रहा है वो नारी शक्ति के आक्रोश का पात्र बनेगा। मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को कि कृपया महिलाओं के आक्रोश का नहीं, उनके आशीर्वाद का पात्र बनिए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, इनके अधिकार की बारी है। वचन पूर्ति के इस क्षण में पारित करना सदन की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी।